सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियासिस के ऊपर, जिसे हिंदी में छाल रोग कहा जाता है। जो सोरियासिस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड सोरा से बना हुआ है, जिसका मतलब ईचिंग होता है। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सोरियासिस क्या होता है। तो सोरियासिस एक प्रकार की क्रोनिक रिकरेंट इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है। मतलब कि एक गंभीर और लंबे टाइम चलने वाली एक डिजीज़ होती है, जिसके अंदर जो स्किन होती है पेशेंट की, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये चीज़ बार बार होने लगती है। इन सब के साथ साथ इसमें स्किन के ऊपर रेड, ईची और स्केलेरी टाइप के पेचेस जो है वो बन जाते हैं, जैसा कि आपको साइड की इमेज में दिखाई दे रहा है। तो इसी कंडीशन को ही हम सोरियासिस कहते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके क्योजेस के बारे में। तो जो सोरियासिस होती है उसका एग्जैक्ट क्योज है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो अननोन है। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। कुछ दूसरे तरीके से इसके क्योजेस निकाले गए हैं कि जो सोरियासिस होता है वो एक प्रकार का इम्यून डिसीज़ होता है। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज़ है। अब ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के ही किसी सेल के अगेंस्ट अपना काम करता है। कभी कभी क्या करता है, बॉडी के सेल को ही वो एंटीजन मान लेता है और एंटीजन मानने के बाद में वही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। अपने ही बॉडी के सेल के अगेंस्ट वो उसे फॉरिजन पार्टिकल समझ के एंटीबॉडी जो है वो बनाने लगता है। अब जो एंटीबॉडीज़ होती है वो बॉडी के अंदर की जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करने लगती है। इसी कारण से वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन है वो हो जाता है। तो एक तो ये कारण है जिसके कारण कि जो सोरियासिस है वो हो सकता है। इन सब के अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि हेरिडिटी। अब इसका मतलब ये होता है अगर फैमिली में पहले किसी को ये प्रॉब्लम हुई हो तो उसके आगे की जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। यानी जैसे पेरेंट्स को ही हो तो उनके बच्चे को भी हो सकती है, या फिर उनके दादा दादी को पहले हुई है तो भी वो उसके बच्चे में दिखाई दे सकती है। तो पहला रिस्क फैक्टर आता है इसका हेरिडिटी। इसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर आता है इन्फेक्शन, बीटा हेमोलिटिक स्टेप्टोकोकल। इस इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इन सब के अलावा स्किन इंजरी, अगर बार बार किसी एक जगह पर बार बार स्किन की इंजरी हो रही है, या फिर बार बार वहाँ पर चोट लगती है, या फिर वहाँ की स्किन बार बार रफ्ट आउट होती रहती है, तो इस कारण से भी वहाँ पर सोरियासिस हो सकता है। इन सब के अलावा बहुत ही रेयर है लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये चीज़ हो सकती है। यानी कि ठंड के टाइम पर जो सोरियासिस की दिक्कत होती है वो ज़्यादा गंभीर होती है। इन सब के अलावा कुछ ड्रग्स भी होती है जो कि सोरियासिस का कारण बन सकती है, जैसे कि लिथियम हो गया, बीटा ब्लॉकर है, इंडोमिथासिन जो होती है, NSAID ड्रग्स। ये सब ड्रग्स क्या करती है, स्किन जो होती है उसके अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाती है, तो ये कारण हो बना सकती है वहाँ पर इन्फ्लामेटरी करने का। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस या फिर अत्यधिक तनाव, अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो भी कंडीशन दिख सकती है सोरियासिस की। एक और कंडीशन बनती है ओबेसिटी यानी मोटापा। जो व्यक्ति अधिक मोटे होते हैं उनमें जल्दी से सोरियासिस की जो डिजीज़ है वो हो सकती है। इन सब के साथ साथ ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण भी सोरियासिस हो सकता है। तो ये सारे के सारे होते हैं रिस्क फैक्टर्स। किसके लिए, चलिए नेक्स्ट हम सोरियासिस के। इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि सोरियासिस डिसीज जो वो होती कैसे। एग्जाम में पूछ सकते हैं मिशन में कि राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सोरियासिस। तो आपको किस प्रकार से लिखनी है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसी टर्म में आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है किसी भी कारण से ड्यू टू एनी रीज़न। मान लीजिए ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण। इसके कारण जो फास्ट ग्रोइंग सेरोसिस सेल्स जो होते हैं, जो सेरोसिस सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स से 10 गुना ज़्यादा फास्ट होते हैं। उनके अंदर फोलीफेट होता है, जिसके कारण से मतलब वो क्या फास्ट ग्रोथ होने लगते हैं। अब इनके कारण से जो केराटिनोसाइट सेल होती है वो प्रोलिफरेट हो जाती है, और उनके प्रोलिफरेशन के कारण वहाँ पर केराटिनाइजेशन, मतलब जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन केराटिन उनका डिपॉजिट होने लगता है, और उसके डिपोजिशन के कारण पर वहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद में जो प्लेग होता है वो बाद में रब्ड आउट होता है, मतलब जो स्किन है वो वहाँ की गलने लग जाती है या फिर ख़राब होने लगती है, और इन सब के कारण वहाँ पर एंड में सोरियासिस की कंडीशन बन जाती है। चलिए इन सब के बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में शो होंगे अगर ये डिसीज़ किसी पेशेंट को है तो जो सोरियासिस होती है वो एक प्रकार की क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जो कि बार बार होती है। तो इसका जो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होता है वो होता है रेड स्पॉट ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी के ऊपर लाल कलर का एक स्पॉट दिखाई देता है। इसके बाद में जो स्पॉट वहाँ पर बनता है वो ड्राई हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है, और इन्फ्लेम्ड पेचेस भी वहाँ पर हो जाते हैं। और जो पेचेस होते हैं वो बाद में कवर होकर सिल्वर वाइट फ्लेक्स से कवर हो जाते हैं, मतलब कि इसमें चांदी कलर के या चांदी जैसे चकत्ते बन जाते हैं। इसके बाद में जो ये सेरोसिस होते हैं ये आगे चल कर के क्रस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी क्रस्ट बन जाते हैं, और वहाँ पर क्रस्ट बनने के बाद में वहाँ से जो पपड़ी के रूप में जो पेशेंट की स्किन होती है वो झड़ने लगती है। इसके अलावा जो स्किन होती है वो उड़ जाती है, रेज्ड हो जाती है और पतली हो जाती है, थिक या फिर मोटी हो जाती है। इसके साथ साथ ईचिंग भी दिखाई देगी, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन भी दिखाई देंगे, खुजली होती है, जलन होती है। जो सिल्वर कलर के पेचेस वहाँ पर बनते हैं उनमें से ब्लीडिंग भी होती है,
वहीं ब्लड की बूंदें भी वहाँ पर जम जाती है, जिसे ओजिंग कहा जाता है। जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर स्टिफनेस और पेन होने लगता है, और जो स्टिफनेस पेन होता है ये अधिकतर आधे टाइम पे तो मॉर्निंग के टाइम पे दिखाई देता है ज़्यादातर। जो नेल्स होते हैं, जो नाखून होते हैं पेशेंट के, उनका कलर चेंज होता है, वो येलोविश दिखाई देते हैं। इन सब के साथ साथ जो नाखून होते हैं उनके अंदर भी पिटिंग नेल हो जाते हैं, यानी गड्ढा बन जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में अगर उसे सोरियासिस कंडीशन होती है तो। जो सोरियासिस होने के रीज़न होते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो वो कॉमन अगर हम डिस्कस कर ले तो स्काल्प पे है। जो स्काल्प होती है, जो खोपड़ी होती है, मतलब कि वहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो एल्बो है वहाँ पे हो सकते हैं। जो नी होती है, घुटना होता है, वहाँ पर हो सकते हैं। जेनाइटल एरिया है, वहाँ पर भी ज़्यादा दिखाई देता है पेशेंट को। जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वहाँ पर हो सकता है। ईयर के बाजू में, इन सब जगहों पर ये कॉमन होते हैं। चलिए, इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं सिरोसिस की डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। अब हिस्ट्री में क्या, उसकी पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी, साथ ही उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी ली जाएगी। इसके अलावा पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या कर इंस्पेक्शन करते हैं स्किन का, और स्किन इंस्पेक्शन में क्या आते हैं, जो सिल्वर कलर के पेचेस होते हैं वो दिखाई देते हैं। पेशेंट को ईचिंग होती है। इन सब से वो फिजिकली पेशेंट को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। स्किन बायोप्सी भी करी जा सकती है। कई प्रकार के ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं इसमें, जैसे कि इंक्रीज्ड ईसीआर। इसमें क्या आएगा, ब्लड टेस्ट में जो ईसीआर रहेगा वो बढ़ा हुआ आएगा। चलिए, अब डिस्कस कर लेते हैं इसका मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं सिरोसिस से बचने के लिए। तो अब मैनेजमेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो टॉपिकल थेरेपी होती है वो ली जाती है। टॉपिकल थ्योरी मतलब कि स्किन के ऊपर ऑयल वाली कुछ अप्लाई करना, या फिर कुछ और ऑरिगमेंट्स जो होते हैं वो अप्लाई करना। इसमें जो ऑयल जो होता है और जो कोलतार होता है, ये एक प्रकार का एंटी स्कैनिंग होता है। तो जो बाथ वाटर होता है, जो बाथ वाटर होता है पेशेंट जिससे नहाता है, उसमें सारी चीज़ें ऐड की जाती है। इन सब के अलावा इम्यूनेट जो क्रीम होती है, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड होता है, जिसका नाम होता है पेंडर्म, ये क्रीम अप्लाई की जाती है। और अप्लाई कब करी जाती है, पेशेंट को नहला दिया जाता है और जो स्किन है उसको ड्राई कर दी जाती है, उसके बाद में अप्लाई की जाती है। इसके अलावा एंथ्रेलिंग जो होती है वो यूज़ ली जाती है स्किन के ऊपर अप्लाई कर करके। इन सब के अलावा विटामिन डी जो होती है वो अप्लाई की जाती है, जिसे कैल्सीपोट्रियल क्रीम कर कर आती है विटामिन डी की, वो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। इन सब के अलावा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें बीटामिथासोन ऑर्निमेंट जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये सब तो आ गए टॉपिकल थेरेपी के अंदर। अगर सिचुएशन पेशेंट की ज़्यादा ख़राब है तो इसके अंदर एक सिस्टमेटिक थेरेपी दी जाती है। सिस्टमिक थेरेपी के अंदर जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जिसमें ओरल स्टेरॉइड में ट्राइमिनिकोलोन दिया जाता है, ट्राइमिनिकोलोन एनाकोड वो दिया जाता है। इसके अलावा मेट्रोट्रेक्सेट दिया जाता है। ये क्या करता है, जो स्किन के सेल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा ओरल रेटिनोइड जो होता है विटामिन ए वो दिया जाता है। एक हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो दिया जाता है, जो ईचिंग होती है, खुजली चलती है, उन्हें कम करने के लिए। साइक्लोस्पोरिन जो है वो दिया जाता है। अब साइक्लोस्पोरिन जो होता है, इसका काम क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करता है, जिसके कारण जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनती है वो कम हो जाती है। इन सब के अलावा फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी क्या होता है, इसके अंदर जो यूवी रेस होती है वो दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को फोटोसिंथेसाइजिंग ड्रग जो होती है, जैसे मिथाऑक्सीसेरोलिन, ये वाली ड्रग दी जाती है। ये ड्रग देने के बाद में उसे अल्ट्रा वायलेंट जो रे होती है वो दी जाती है, यानी जो यूवी रे होती है उस लाइट से एक्सपोज किया जाता है। ये रेस क्या करती है, जो सेल्स होती है, जो सेरोटिक सेल्स होती है, उनको उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है, जिसके कारण से जो सेरोसिस की कंडीशन होती है वो नहीं बन पाती है। इन सब के अलावा इसेंशियल ऑयल्स दिए जाते हैं। इसेंशियल ऑयल का काम क्या होता है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उनको कम करते हैं। इन सब के साथ साथ में जो ईचिंग होती है पेशेंट को, उसको भी कम करते हैं। अब इसमें आपको डेली केयर भी लिखनी पड़ सकती है, या फिर नर्सिंग केयर भी लिखनी पड़ सकती है, यानी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं इसके लिए, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे अब। तो इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट को डेली बात के लिए एडवाइस करना है कि आप डेली बात लें, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, नहाने के बाद में जो मॉइस्चराइजर क्रीम होती है उनका उपयोग करें, जो बॉडी है उसको कवर करके रखना है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको स्पेशली। इन सब के अलावा पेशेंट को ये एडवाइस देने की, जो स्किन है उसको थोड़ी देर के लिए जो कम सनलाइट आती है उसमें रखे, यानी जो सुबह की हल्की सी धूप होती है उसके अंदर थोड़ी सेक करे। इन सब के अलावा बाथिंग करने, नहाने के बाद में बॉडी को ड्राई करने के बाद में अप्लाई मेडिकेट क्रीम्स, जो भी मेडिकेट क्रीम दी जाती है पेशेंट को वो अप्लाई करनी है, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन या सैलिसाइलिक एसिड जो है वो दिया जाता है, तो वो अप्लाई करना है। जो स्मोकिंग है, स्टेरॉइड से स्ट्रेस है, उसको अवॉइड करने के लिए कहना है। इन सब के अलावा जो स्किन इंजरी होती है तो उन सब से बचने के लिए भी एडवाइस देनी है। एल्कोहल को अवॉइड करना है, ड्रिंकिंग वगैरह करने के लिए मना करना है पेशेंट को। अच्छी डाइट लेने के लिए कहना है, ईट वेल बैलेंस डाइट, अवॉइड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एंड हार्ड सोप, यानी ऐसी परफ्यूम जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा
हार्ड साबुन होती है उसको भी अवॉइड करना है। इन सब के अलावा लंबे समय के लिए वाटर के कांटेक्ट में भी ना आए, मतलब कि ज़्यादा देर तक पानी में ना रहे। साथ ही साथ पेशेंट हमेशा अपने नेल्स की केयर करे, उनको भी नेल्स को भी कटिंग करता रहे, ज़्यादा नेल्स के में गंदगी ना फैलाए, यानी जो नाखून है उनको साफ रखे और काटते रहे। वियर लॉस कॉटन क्लॉथ, ऐसे कपड़े पहने जो कि स्किन के ज़्यादा चिपक में ना रहे और थोड़े बहुत ढीले रहे और कॉटन के हो। सो ये वीडियो था हमारा सोरियासिस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को